डेट है आज 22 जनवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सोमनाथ टेम्पल। ये रिसेंटली न्यूज में है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इमेज में देख सकते हो आप, ये है सोमनाथ टेम्पल। ये अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि इसके अराउंड एक न्यू सर्किट हाउस बनाया गया है सोमनाथ टेम्पल पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है। इनॉग्रेट का मतलब आरंभ किया है। सोमनाथ टेम्पल को ये सोमानाथा टेम्पल भी बोलते हैं या देव टेम्पल भी बोलते हैं या देवपतन। देवपतन जो ये टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल, ये हिस्ट्री में भी आपको पता है यहाँ पे आया था। मोहम्मद गोरी लूट के ले गया था बहुत सारा इसका सोना वगैरह यहाँ से। ये गुजरात के वेरावल जो प्लेस है वहाँ पे एक प्रभास पतन प्लेस है जहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है सोमनाथ टेम्पल। हिंदू जो धर्म है उसमें बहुत सारी ऐसी साइट हैं जो पिलग्रिमेज की तरह समझी जाती हैं, यानी कि तीर्थ स्थान जहाँ पे लोग तीर्थ यात्री जाते हैं जहाँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए। उनमें से एक ये भी है। और हमारे इंडिया में जो भगवान शिव हैं उनकी 12 ऐसी ज्योतिर्लिंग श्रृण है। श्रृण का मतलब एक तरह से टेम्पल मान लो। भगवान शिव के मेन 12 ज्योतिर्लिंग टेम्पल हैं जिनमें से एक इसको भी माना जाता है, सोमनाथ टेम्पल को। प्रेजेंट जो सोमनाथ टेम्पल है वो मरु गुर्जर स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया है। मरु गुर्जर स्टाइल का मतलब है, देखो हमारे इंडिया में बहुत स्टाइल के टेम्पल मिलते हैं। जैसे नदर्न इंडिया में अगर बात करें हम, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, तो ये नागर स्टाइल के टेम्पल मिलते हैं। नागर स्टाइल में बने हुए होते हैं। जिस स्टाइल में ये बने हुए होते हैं ना, देखो ये मरु गुर्जर स्टाइल है ये टेम्पल का। अगर नॉर्थ इंडिया में टेम्पल बने होंगे तो वो नागर स्टाइल के बने होंगे मेनली, और साउथ इंडिया में जो हैं वो द्रविड़ स्टाइल के बने हुए होते हैं। और इन दोनों का मिक्स जो होता है द्रविड़ और नागर स्टाइल का, उनको बोलते हैं वेसार स्टाइल के टेम्पल। वेसार स्टाइल। और जो आपके उड़ीसा में लगभग टेम्पल मिलते हैं वो देवला स्टाइल के भी मिलते हैं। वहाँ पे देवला स्टाइल के भी टेम्पल मिलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ये जो सोमनाथ का टेम्पल बना हुआ है वो मरु गुर्जर स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है समर्थ। समर्थ का मतलब है सस्टेनेबल एग्रेरियन मिशन ऑन यूज ऑफ एग्रो रेजिड्यू इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, एक ऐसा ये प्रोग्राम है जिसमें जो एग्रो रेजिड्यू होता है ना, एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करने के बाद जो अवशेष बचा है, रेजिड्यू का मतलब अवशेष। जैसे मान लो धान की खेती की, पैडी कल्टीवेशन किया, उसके बाद उसमें से धान निकाल लिया, चावल निकाल लिया, और जो वो फॉडर बचा यानी कि चारा बचा, अब आपको पता है उसमें किसान आग लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। जैसे मान लो गेहूं काटा, गेहूं काटने के बाद गेहूं निकाल लिया और उससे फॉडर निकाल लिया, चारा, वो भैंसों के लिए यूज हो जाता है। वो तो अधिकतर नहीं जलाते किसान, लेकिन जो धान का होता है ना फॉडर, उसे भैंस वगैरह गाय या पशु बहुत कम खाते हैं, बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा पसंद नहीं करते, उसमें इतने न्यूट्रिशन भी नहीं होते। तो उसको क्या करते हैं किसान, अपने खेत में ही जला देते हैं। उसी को बोलते हैं स्टैबल बर्निंग। बहुत बार हमने डिस्कस किया है। तो इसी को रोकने के लिए ये समर्थ प्रोग्राम चलाया कि जो ऐसा चारा बच जाता है एग्रो रेजिड्यू, उसको यूज किया जाएगा थर्मल पावर प्लांट में, यानी कि बिजली बनाने के लिए, पावर प्रोड्यूस करने के लिए। यही प्लान है। ये यूनियन पावर सेक्रेटरी ने अभी इसकी सेकंड मीटिंग हुई है समर्थ प्रोग्राम की। सेकंड मीटिंग को चेयर किया है यूनियन पावर सेक्रेटरी ने। जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है भाई साहब, पावर मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, उसके अंडर काम करते हैं सेक्रेटरी। जैसे आप आईएएस बनोगे तो प्रमोशन होने के बाद आप भी सेक्रेटरी बन सकते हो, तो उसने चेयर की है। जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें ये बायोमास का यूज किया जाएगा, क्योंकि ये पैडी कल्टीवेशन के बाद जो ये बचा है स्टेबल यानी कि जो फॉडर चारा बचा है वो क्या है, बायोमास ही है, बायोमास। तो उसको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाएगा। कोल बेस्ड का मतलब जो कोयला यूज होता है बिजली बनाने के लिए, उसकी जगह पे ये स्टबल बर्निंग यूज होगा, मतलब स्टबल यूज होगा, ताकि जो स्टबल बर्निंग ना कर सके किसान। तो पहला इसका टारगेट क्या है, जो स्टबल बर्निंग है उसको रोकना, पहला टारगेट, ताकि कार्बन फुटप्रिंट को जनरेट होने से रिड्यूस किया जाए। क्योंकि जब स्टबल को बर्न किया जाता है, जो लोग हैं किसान हैं जला देते हैं अपने खेत में एग्रीकल्चर रेजिड्यू को, तो उसकी वजह से जो कार्बन निकलता है, कार्बन इमिशन होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि एग्रो रेजिड्यू को यूज किया जा सके। जिसको वेस्ट समझा जाता है उसको वेस्ट ना समझ के उससे बिजली बनाई जाए, पावर बनाई जाए, यानी कि बायोमास को थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जा सकता है इसके जरिए। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि को फायरिंग लेवल को इंक्रीज करना।
को फायरिंग का मतलब है दो डिफरेंट मटेरियल को सेम टाइम पे कंबसन करना, जलाना। दूसरा है कि जो कार्बन न्यूट्रल पावर जनरेशन है उसका शेयर बढ़ाना। देखो थर्मल पावर प्लांट में जो कोयला यूज होता है, कोल, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन होता है। कार्बन का इमिशन होने की वजह से आपको पता है इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। ग्रीन हाउस गैस जब इन्वायरमेंट में बढ़ जाएंगी, जैसे CO2 है, आपका मीथेन है, CH4, इनके बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, और एवरेज टेम्परेचर को बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो उसके फायदे नुकसान आपको पता ही है, बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है RADPFI, ये गाइडलाइंस है, रिवाइज्ड रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको देखो जब भी माइग्रेशन से कोई क्वेश्चन आए, और देखो हर साल लगभग GS पेपर 3 में और 2 में, ये आपका 1 में भी आ सकता है माइग्रेशन से रिलेटेड। माइग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, जब कोई पीपल एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चला जाए परमानेंटली या सीजनली, या तो टेम्परेरी जाए या फिर परमानेंटली जाए, किसी भी केस में उसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट। तो ये माइग्रेशन को रोकने के लिए मेनली ये प्लान है, ये जो रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान है, इसकी जो भी रिवाइज्ड गाइडलाइन रिलीज की हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, नियम में बनाए हैं इसके, ताकि जो रूरल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। इसका मेन मकसद है कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट करना, जो रूरल एरियाज में लैंड है उसका इफेक्टिव लैंड यूज करना, सही तरीके से यूज करना, उसके लिए प्लानिंग बनाना। जैसे शहर में सिटी एरियाज में बनाते हैं प्लानिंग, अर्बन एरियाज में, उसी तरह से रूरल एरियाज में प्लानिंग बना के उसको डेवलप करना। इसके साथ साथ जो स्वामित्व स्कीम चलाई हुई है एक गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, की स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करती है इसको, स्वामित्व को। स्वामित्व के अंतर जितनी भी गाँव में, रूरल एरियाज में ज़मीन है, उसकी देखो रजिस्ट्री नहीं होती है कोई, जैसे सिटी एरियाज में होती है। तो उसकी रजिस्ट्री करना, जो भी उसका ऑनर है उसके नाम पे उसकी रजिस्ट्री करना, ताकि डिस्प्यूट रोके जा सके। झगड़े होते हैं ना ज़मीन के नाम पे कि मेरी ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक है, इस तरह के झगड़े रोके जाना। और एक रूरबन मिशन चला रखा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। रूरबन मिशन का मतलब है रूरल अर्बन, ये रिन्यूएबल, ये रूरल अर्बन एरियाज है ना, उसके बीच वाला एरिया होता है। जैसे मान लो ये सिटी एरिया है, ये रूरल एरियाज है, इस एरिया को भी डेवलप करना, इसको भी डेवलप करना, और इसके कनेक्टिविटी करना इसमें, और इस एरिया को भी डेवलप करना। तो इस तरह से इन दोनों स्कीम के साथ मिलके ये गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की जाएंगी, ताकि जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे डेवलप लाया जाए, और विलेज एरियाज में ईज ऑफ लिविंग को इंक्रीज किया जाए। यानी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जो भी रोड, मान लो पावर की ज़रूरत है, रोड की ज़रूरत है, रेलवे की ज़रूरत है, तो वहीं पे क्रिएट की जाएगी, जैसे सिटी एरियाज में होती हैं। मान लो हॉस्पिटल चाहिए वहाँ पे, एजुकेशन के लिए स्कूल चाहिए, तो स्कूल क्रिएट किए जाएंगे, वहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि उनकी लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटी वहीं पे हो, रिसोर्सेज हों, उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। इसकी वजह से क्या होगा, माइग्रेशन रुक जाएगी, क्योंकि लोग कहाँ पे जाते हैं, सिटी एरियाज में जाते हैं। रूरल एरिया से क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती हैं, रोजगार मिलते हैं उन्हें, बहुत सारे कारण होते हैं। अगर वो सारी फैसिलिटी अगर रूरल एरियाज में डेवलप कर दी जाए तो वो क्यों जाएंगे। तो इसमें और भी विलेज प्लानिंग स्कीम भी इंक्लूड है, जैसे टाउन प्लानिंग स्कीम अर्बन एरियाज में चलाई जाती है, इस तरह की स्कीम रूरल एरियाज में भी चलाई जा रही हैं। और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको स्पेशल लैंड यूज प्लानिंग के साथ और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट के साथ लिंक किया जाएगा इसमें, जिससे उस एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है इरेडा। इरेडा देखो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। रिन्यूएबल का मतलब है नवीनीकरण, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, यानी कि पैसा देती है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैबिनेट कमेटी ने अभी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इसको चेयर करते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं खुद प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने 1500 करोड़ रुपीज़ 1500 करोड़ रुपीज़ अभी अलोकेट किए हैं, इसके लिए इक्विटी इन्फ्यूजन किया है इस इरेडा के लिए। तो इरेडा क्या है, मेन काम हमारा इसमें जानना ये है, कितने रुपए दिए हैं नहीं दिए ये कभी नहीं पूछने वाले। इरेडा का काम क्या है और कब बनी थी ये जानना जरूरी है।
जो इरेडा है एक मिनी रत्ना कैटेगरी में आती है ये कंपनी। देखो हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये 3 तरह की गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज। इनको जितना इनका टर्नओवर होता है साल में, जितना इनका प्रॉफिट होता है उसके बेस पे कैटेगराइज किया जाता है, और ये हमने अलग से लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ये पॉलिटी के या इकोनॉमी के प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा लेक्चर, आप देख सकते हो अगर देखना चाहो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। इरेडा मिनी रत्ना कंपनी है और इसका मेन काम है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो हमारी कंट्री में। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो, इसी के अंडर काम करती है इरेडा। पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है। इसको जब 1987 में बनाया गया था तो इसको एनबीएफसी की तरह बनाया गया था, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन, इसकी तरह बनाया गया था। यानी कि ये क्या करती है, जो भी मान लो ऐसी कंपनी है जो सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने में ज़्यादा प्रमोट कर रही है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, मान लो किसी ने ऐसा प्लांट लगा लिया कि वो सोलर एनर्जी बना रहा है, सूरज से बिजली बना रहा है या फिर विंड से बिजली बना रहा है, तो उस कंपनी को ये लोन देगी। तो ये फाइनेंस करती है ऐसी कंपनी को जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। मेन मकसद इसका ये है, और इसका जो मोटो है ना वो भी ये है, एनर्जी फॉर एवर, कि ऊर्जा हमेशा के लिए रहे। क्योंकि भाई साहब कोयला तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, जो अर्थ में खोद के हम निकालते हैं माइन करके, वो कोयला हर वक्त तक थोड़ी ना रहेगा। बहुत सारा कोयला ख़त्म हो चुका है, पेट्रोल डीजल है जो हम यूज कर रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, लिमिटेड है। तो ये जो सोर्स हैं कन्वेंशनल सोर्स, इनके बजाय ऐसी जो रिसोर्सेज यूज किए जाएं जिनसे एनर्जी फॉर एवर के लिए बन सके, हमेशा के लिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, मेन टारगेट, लक्ष्य, मेन टारगेट एक तो यही है, ऐसे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उनको फाइनेंस करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनका है कि अपनी ये पोजीशन मेंटेन करके रखना कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को फाइनेंस करने के लिए लोन वगैरह देती है, सपोर्ट करती है। तीसरा ये है कि जो इरेडा का शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, उसको इंक्रीज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इनोवेटिव फाइनेंसिंग दे, ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर को लोन दे। और चौथा ये है कि जो एफिशिएंसी लेके आए इस अपनी सर्विस में, ताकि कस्टमर को और ज़्यादा तरीके से इसके रिसोर्सेज का यूज किया जा सके, इम्प्रूवमेंट लेके आए। नेक्स्ट ये है जो कम्पिटिटिव इंस्टीट्यूशन है उनको और ज़्यादा कम्पिटिटिव बनाने में ये सहायता करे। नेक्स्ट है हमारा इसरो टेस्ट हाई थ्रस्ट विकास इंजन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो आप सब लोग जानते हो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये स्पेस के लिए रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट बनाना या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भेजना। तो इसने ये विकास इंजन अभी डेवलप किया है, रिसेंटली टेस्ट किया है। विकास इंजन कुछ इस तरह का है, देखो ये दिखता है इस तरह का। ये जो इसरो ने टेस्ट किया है, तमिलनाडु में एक महेंद्रगिरी नाम की जगह है, वहाँ पे इसरो का एक ये मान लो बिल्डिंग है, वहाँ पे एरिया बना हुआ है इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स नाम से, वहाँ पे इस इंजन को टेस्ट किया गया है। ये देखो सैटेलाइट वगैरह भेजने में यूज होगा इंजन, बहुत ही पावरफुल इंजन है विकास इंजन। ये हमारे जो गगनयान मिशन है जो हम स्पेस में भेजेंगे गगनयान, उसमें भी यूज होगा ये। पहले जानते हैं विकास इंजन के बारे में ब्रीफली और फिर गगनयान मिशन के बारे में। इसके बारे में देखो हम गगनयान के बारे में स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आपको साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर देख लेना फुल लेक्चर। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे बस इसको। विकास इंजन क्या है, ये लिक्विड फ्यूल्ड इंजन है, रॉकेट में यूज होगा ये। रॉकेट में हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं तो उस रॉकेट में ये इंजन यूज होगा और लिक्विड फ्यूल यूज होगा इसमें। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इन दोनों में यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये जीएसएलवी और पीएसएलवी ये क्या है, लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल का होता है रॉकेट ही कोई बोलते हैं, मान लो ये रॉकेट है, इस पे मान लो सैटेलाइट रख दिया और आसमान में भेजा, ये समझ रहे हो। तो सैटेलाइट आसमान में वहाँ चारों ओर घूमता रहेगा अर्थ के, और फिर ये रॉकेट या तो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है वापस बुलाया जा सकता है अर्थ पे। लेकिन अभी तक अधिकतर जो लॉन्च किए जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाता है घर्षण की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि स्पेस में फ्रिक्शन हो जाता है और इसकी वजह से इसमें आग लग जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा बच जाता है तो वो आके समुद्र वगैरह में गिर जाता है या अर्थ पे भी गिर सकता है। लेकिन अधिकतर जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं वो कोस्ट लाइन के पास से हम लॉन्च करते हैं, कोई भी कंट्री, जैसे हमारा इंडिया है, केरल में थुम्बा नाम की जगह है यहाँ से अधिकतर सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ताकि मान लो ये फेल भी हो जाए, गिरे तो समुद्र में आके गिरे। और भी बहुत सारे जितने भी सैटेलाइट लॉन्च
जो कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं या फैसिलिटी बना रखी है लॉन्च करने की, वो समुद्र के पास से ही बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, ताकि लोगों को भी नुकसान ना हो सकता है मान लो अगर अर्थ पे से लॉन्च करें, भूमि पे से, टेरिटरी मतलब लैंड टेरिटरी से, तो हो सकता है गिर जाए, किसी के सिर फूट जाए, समझ रहे हो, मर भी सकता है। लेकिन अधिकतर केस में समुद्र के किनारे से लॉन्च करते हैं ताकि समुद्र में गिरे अगर फेल हो गया, वरना अधिकतर केस में वो आसमान में ही घूमता रहता है, और इसका जो टुकड़े आसमान में घूमते रहते हैं थोड़े बहुत बच जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। ये भी न्यूज में था, स्पेस डेब्रिस, तो अलग से मैंने लेक्चर नहीं लिया, इसी में बता दिया आपको, स्पेस डेब्रिस इसी को बोलते हैं। तो ये गगनयान मिशन के बारे में जानते हैं क्या है। गगनयान मिशन देखो ये इस तरह का होगा, कुछ इस तरह का सैटेलाइट सा भेजा जाएगा। इसमें ये जो अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त 2018 को अनाउंसमेंट की थी कि हम गगनयान मिशन भेजेंगे, और कब तक भेजेंगे, जब हम आज़ादी के अपने 75 साल मना रहे होंगे, यानी कि 15 अगस्त 2022 से पहले पहले ये मिशन भेजा जाएगा, ये टारगेट है। अब देखेंगे इस साल कब भेजा जाएगा ये। तो इसका लॉन्च जो होगा, लॉन्च करने के बाद इंडिया पूरे वर्ल्ड में चौथा नेशन बन जाएगा, चौथा कंट्री बन जाएगा जो अभी तक ऐसे ह्यूमन मिशन भेज पाए स्पेस में। क्योंकि इसमें ना क्या 4 आदमी जाएंगे, एस्ट्रोनॉट जाएंगे, साइंटिस्ट जाएंगे इसमें 4, और फिर उनको वापस लाया जाएगा। अब तक ऐसा जो कारनामा कर पाए 3 ही देश हैं पूरे वर्ल्ड में, यूएसए, रसिया और चाइना, चौथा होगा इंडिया। तो इसका टारगेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य यही है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, उसको दिखाना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है कि हम भी भाई साहब लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट मानते हैं अर्थ से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसको बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। उससे ऊपर मीडियम आता है, फिर आता हाई अर्थ ऑर्बिट। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे, लगभग 400 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये भेजेंगे वहाँ पे व्हीकल, और फिर वापस सेफली इनको अर्थ पे बैक लाया जाएगा, वापस लाया जाएगा। इसकी जो प्रिपरेशन चल रही है, 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनको ट्रेनिंग दे रहा है रसिया ट्रेनिंग दे रहा है, क्योंकि रसिया ऑलरेडी भेज चुका है, तो रसिया से ट्रेनिंग ले रहे हैं ये कि वहाँ पे जाने के बाद आपको कैसे करना सारा मेंटेन। इसरो का जो लॉन्च व्हीकल है GSLV Mk3, ये यूज किया जाएगा इसको लॉन्च करने के लिए, गगनयान को लॉन्च करने के लिए। तो यही था आज के लेक्चर में टॉपिक।